हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11th का चैप्टर थर्ड, क्लासिफिकेशंस ऑफ द एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था हिस्ट्री ऑफ द पीरियोडिक टेबल। उसमें 2 लॉ हम लोगों ने डिस्कस किए थे। एक था हमारे पास न्यूलैंड का ऑक्टेव लॉ और सेकंड था लोथरमेयर का लॉ। ओके, तो आज हम फिर उसी टॉपिक को आगे लेके चलेंगे। हिस्ट्री ऑफ द पीरियोडिक टेबल में जो आज के साइंटिस्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, आज के लॉ के बारे में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वह है मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ। ओके, तो मेंडलीफ ने मतलब रिमार्केबल कंट्रीब्यूशंस रोल प्ले किया था पीरियोडिक टेबल्स को बनाने के लिए और अपना एक स्पेशल लॉ दिया था। हालांकि इसका जो लॉ है लोथरमेयर के साथ काफ़ी सिमिलरिटी शो करता है, बट इसकी पीरियोडिक टेबल्स में कुछ ऐसी चीज़ें थी जो लोथरमेयर की पीरियोडिक टेबल्स में नहीं थी। तो देखते हैं क्या वो उसका लॉ है। तो अकॉर्डिंग टू मेंडलीफ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। हालांकि इसने भी एलिमेंट्स को अरेंज किया है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में, बट इसने जैसे ही मान लो कहीं भी प्रॉब्लम आई तो इसने इस कंसेप्ट को इग्नोर कर दिया और ज़्यादातर फोकस किया इसने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे। इट मीन्स अगर एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ सिमिलर आ रही है तो उसको सिमिलर ग्रुप के अंदर इसने एडजस्ट कर दिया। ओके, उसके अंदर उसने उसको रख दिया, उसके अंदर उसको फिट कर दिया। तो इसका जो लॉ है ये कहता है कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो पीरियोडिक फंक्शन है किसका, एटॉमिक वेट का। तो अब मेंडलीफ ने जो अपनी पीरियोडिक टेबल्स बनाई उसमें उसकी खासियत क्या क्या थी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो इसमें ये आई कि जो भी एलिमेंट इसने पीरियोडिक टेबल्स के अंदर रखे, हर एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ ज़्यादातर जो प्रॉपर्टीज उसके साथ मैच करती है तो उसी ग्रुप के साथ या उसी एलिमेंट के साथ उसको एडजस्ट कर लिया। सेकेंडली, जब मेंडलीफ ने अपनी पीरियोडिक टेबल्स बनाई तो उस पीरियोडिक टेबल्स में जो हॉरिजॉन्टल पार्ट था, जो हॉरिजॉन्टल रो बनी हुई थी उसको उसने पीरियड बोला, और जो वर्टिकल कॉलम बने हुए थे इस डायरेक्शंस में, जो वर्टिकल कॉलम बने हुए थे उसको उसने क्या बोला, ग्रुप। ओके, और एट टाइम ऑफ द मेंडलीफ 8 उसके पास क्या थे, ग्रुप थे, और 6 क्या थे, पीरियड थे। ओके, और जब इसने अपनी पीरियोडिक टेबल्स को बनाया था उस टाइम टोटल 56 एलिमेंट थे। टोटल कितने थे, 56 एलिमेंट थे। बट जैसे ही इसकी पीरियोडिक टेबल बन के तैयार हुई तब 63 एलिमेंट हो गए थे। ओके, क्लियर हो गया। और नेक्स्ट जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये आती है कि मेंडलीफ ने, जैसे हम बात की है कि एटॉमिक वेट की, तो एटॉमिक वेट के बारे में इसने ये कहा कि एटॉमिक वेट इनकरेक्ट हो सकता है जब हम उसको मेजरमेंट करेंगे। तो ज़्यादातर इसने फोकस किया किस पे, उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। यहाँ एक चीज़ मैं आप लोगों को रिमेंबर दिलाऊंगा कि जो लोथरमेयर था उसने मोस्टली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिस्कस किया था, यानी उसका जो एटॉमिक, उसने जो पीरियोडिक टेबल्स में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक वेट के बेसिस पर एडजस्ट किया था वो फिजिकल प्रॉपर्टी थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी। लेकिन वही बात है ना कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का लॉजिकल डाटा रिमेंबर रखना बड़ा डिफ़िकल्ट है, उसकी वैल्यू याद रखना बड़ा डिफ़िकल्ट है, जो मेंडलीफ को, जो मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल से इसको अलग रखती है। ओके, नेक्स्ट इसमें एक चीज़ ये भी आती है कि जैसे हमने अभी बात की थी कि इसने जो एटॉमिक वेट्स की बात की है कि इग्नोर कर देता है उसको, क्योंकि उसका जो डाटा है या फिर
मेजरमेंट है वो इनकरेक्ट आती है, तो उसी के बेसिस पे उसने एक एग्जांपल रखा। जैसे फॉर एग्जांपल आयोडीन है, आयोडीन का लोअर एटॉमिक वेट है, आयोडीन का लोअर एटॉमिक वेट है किससे, टोलियम से, तो इसलिए आयोडीन और टोलियम को इसने अलग अलग रखा और आयोडीन को प्लेस कर दिया किसके साथ, ग्रुप नंबर 7 में, क्योंकि आयोडीन की जो प्रॉपर्टीज है वो क्लोरीन फ्लोरीन के साथ क्या करती है, मैच करती है। देखते हैं इसको पीरियोडिक टेबल्स में। तो ये मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल्स है जो कब पब्लिश हुई थी, 1905 में। तो यहाँ देखोगे हमने टोलियम की बात की और आयोडीन की बात की, तो यहाँ आप चेक करोगे कि इनका जो एटॉमिक मास है वो सिमिलर है, बट फिर भी टोलियम को आयोडीन से अलग रखा गया या फिर आयोडीन को टोलियम से अलग रखा रहा। रीजन इसका ये है कि आयोडीन का लोअर एटॉमिक वेट तो ठीक है, बट इसकी जो प्रॉपर्टीज है इस ब्रोमीन और फ्लोरीन के साथ मैच करती है, इसलिए सिमिलर प्रॉपर्टीज की वजह से इसको एक ही ग्रुप में रख दिया गया। ओके, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ द मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। उसने क्या क्या इम्पोर्टेंस कंट्रीब्यूशंस दिया पीरियोडिक टेबल्स के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द एलिमेंट, यानी जब उसने अपनी पीरियोडिक टेबल्स को बनाया तो एलिमेंट को एक सिस्टमेटिक वे के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया। इट मीन्स कि अगर हम लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट की स्टडी करना चाहेंगे तो हमें रिमेंबर रह जाएगा, याद रह जाएगा, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, सिमिलर होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें, आयोडीन को एडजस्ट किया इसने फ्लोरीन और ब्रोमीन के साथ, क्योंकि फ्लोरीन और ब्रोमीन की जो प्रॉपर्टीज है वो मैच कर रही थी किसके साथ, आयोडीन के साथ। सेकंड हमारे पास आता है करेक्शंस ऑफ एटॉमिक मास। तो जब मेंडलीफ ने अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई तो कुछ एक एलिमेंट्स के जो एटॉमिक मास थे वो रॉन्ग थे, लेकिन जैसे उसको एडजस्ट किया गया तो उनके एटॉमिक मास क्या हो गए, राइट हो गए, सही हो गए, करेक्ट हो गए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें बेरिलियम है, तो बेरिलियम का अगर हम एटॉमिक मास अगर हम लोग चेक करते हैं तो वो 13.9 आता है, बट टोटल कितना होता है वो 9। ठीक इसी तरीके से इंडिकम हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, एक्सेट्रा, तो इनके मास भी क्या हो गए, करेक्ट हो गए। नेक्स्ट, प्रेडिक्शंस ऑफ द न्यू एलिमेंट। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट थी मेंडलीफ की कि उसने प्रेडिक्ट कर लिया था कि फ्यूचर में अगर नई एलिमेंट की डिस्कवरी होगी तो उसके लिए उसने अपनी पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट हैंड साइड में मच मोर स्पेस रख दिया, और स्पेस भी वहाँ रखा कि जहाँ उसकी सिमिलर प्रॉपर्टीज मैच करती हैं और उसी ग्रुप या उसी पीरियड के अंदर उसको एडजस्ट किया जाए। ओके, तो जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया कि एट द टाइम ऑफ द मेंडलीफ 56 एलिमेंट थे, तो उन्होंने जैसे उसको अरेंज किया तो जो अनडिस्कवर एलिमेंट थे जो फीचर्स में आने वाले थे उनके लेफ्ट हैंड साइड में उसने गैप छोड़ दिया, ताकि फ्यूचर में जैसे भी एलिमेंट की कोई डिस्कवरी हो तो उसको वहाँ रखा जाए। जैसे फॉर एग्जांपल द प्रॉपर्टीज ऑफ द गैलियम, जो गैलियम की जो प्रॉपर्टीज है वो मैच करेगी, जैसे एक का एल्यूमिनियम है और जर्मेनियम की जो प्रॉपर्टीज है वो मैच करेगी एक का सिलिकॉन है, क्योंकि इनकी जो डिस्कवरी है उस टाइम नहीं हुई थी, तो लेटर डिस्कवरी जैसे इनकी होगी तो इनको गैलियम और जर्मेनियम के साथ मैच करके रखा जाएगा। किसको, एक का एल्यूमिनियम और एक का सिलिकॉन को। एक का यहाँ वर्ड जो है वो संस्कृत का वर्ड है और इसका मतलब होता है नेक्स्ट। ओके, तो इसी के बेसिस पे उसने एक कंपेयर करके कुछ कंपाउंड बनाए, एक का एल्यूमिनियम के और एक का सिलिकॉन के, और उनको मैच किया किसके साथ, गैलियम और जर्मेनियम के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लोग चेक करोगे
ये हमारे पास सिक्का एल्यूमिनियम है और ये गैलियम, गैलियम भी O3 बना रहा है और एल्यूमिनियम भी क्या बना रहा है, O3 बना रहा है। तो ये भी क्लोराइड 3 बना रहा है, तो ये भी क्लोराइड 3 ही बना रहा है। ठीक सेम ऑन जर्मेनियम की अगर हम बात करें तो ये O2 बना रहा है, तो ये भी सिलिकॉन O2 बनाएगा और ये Cl4 बना रहा है क्लोरीन के साथ रिएक्शंस करके। ये सारी ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस हो रही हैं, ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन हो रही है। यहाँ जर्मेनियम और सिलिकॉन की क्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस हो रही है। तो इट मीन्स कि इसने प्रोडिक्शंस के लिए जो नए एलिमेंट आएंगे जो फ्यूचर्स में जिनकी डिस्कवरी है, तो उसके लिए भी इसने क्या रख दिया, स्पेस रखा है। ओके नेक्स्ट, इस पीरियोडिक टेबल्स के डिफेक्ट्स क्या हैं, मतलब कमियां क्या रहेगी। तो सबसे इसकी बड़ी जो कमी हमारे पास है अगर हम चेक करें, वो कमी आती है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, अगर हम हाइड्रोजन्स को चेक करें तो हाइड्रोजन्स की पोजीशंस अभी भी पीरियोडिक टेबल्स में क्लियर नहीं है, चाहे वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स हो, चाहे मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल्स हो। रीजन इसमें सबसे बड़ा ये है क्योंकि जो ग्रुप नंबर फर्स्ट वाले एलिमेंट हैं जिनको एल्केलाइंस मेटल्स बोलते हैं, जैसे लिथियम सोडियम पोटेशियम, इनका कहना है कि ये हमारे ग्रुप का मेंबर है। बट जो ग्रुप नंबर 17 वाले हैं जिनको हम हेलोजन ग्रुप बोलते हैं, इनका कहना है कि हाइड्रोजन हमारी फैमिली या हमारे ग्रुप से है, क्योंकि इनके अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग इनके अगर हम रिएक्शंस को चेक करें तो सेम प्रोडक्ट हाइड्रोजन इनके साथ भी बनाता है और सेम प्रोडक्ट ग्रुप नंबर 17 के साथ भी बनाता है। इट मीन्स सेम प्रॉपर्टीज़ ग्रुप नंबर फर्स्ट के साथ भी शो करेगा और सेम प्रॉपर्टीज़ ग्रुप नंबर 17 के साथ भी शो करेगा, इसलिए हाइड्रोजन की अभी भी कोई पोजीशंस क्लियर नहीं है। ओके नेक्स्ट आता है एनॉर्मल पेयर्स। कुछ ऐसे मतलब एनॉर्मल पेयर्स हैं, नॉर्मल नहीं हैं, जिनको पीरियोडिक टेबल्स के अंदर एडजस्ट किया बट वहाँ कोई भी कंसेप्ट नहीं लग रहा है कि उनको रखा गया है अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग या फिर प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग। जैसे फॉर एग्जांपल ऑर्गन की बात करेंगे, ऑर्गन का जो एटॉमिक मास है वो 39.9 है, इस प्लेस बिफोर पोटेशियम। अब पोटेशियम का तो कम है, कितना 39.1, लेकिन इसको पहले रखा गया है और उसको बाद में रखा गया है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर की तो वो वैल्यू नहीं रही, यानी पोटेशियम्स को पहले आना चाहिए ऑर्गन्स में। ठीक उसी तरीके से कोबाल्ट और निकल में यही है, कोबाल्ट का 59.9 है, निकल का जो एटॉमिक मास है वो 58.6 है, लेकिन फिर भी वही कंडीशंस आ रही हैं कि कोबाल्ट को पहले एडजस्ट किया गया है, किससे, निकल से। तो ये एनॉर्मल पेयर्स रखे गए हैं जिनका मतलब कोई लॉजिक नहीं बनता, इसलिए ये मेंडलीफ के डिफेक्ट्स शो हो गए। नेक्स्ट आता है पोजीशन ऑफ द आइसोटोप। पोजीशन ऑफ द आइसोटोप का मतलब ये होता है कि आइसोटोप हमारे पास क्या है, आइसोटोप इट मीन्स क्या होते हैं, सेम एलिमेंट सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट इन एटॉमिक मास। ओके यानी जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम हो बट मास क्या हो, डिफरेंट हो। तो जैसे एटॉमिक मास की बात चल रही है तो सिंपल सी बात है कि अगर मान लो हाइड्रोजन्स का बात करें तो हाइड्रोजन्स के 3 मास आते हैं। अगर इन 3 मास के बेसिस पे
इनको एडजस्ट किया जाए पीरियोडिक टेबल्स में तो ये तो 3 प्लेस रिकवर करेंगे, है ना, 3 जगह क्या कर लेंगे, रोक लेंगे। तो अगर इसी बेसिस पे, अगर अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंजमेंट स्टार्ट की जाए तो एक हाइड्रोजन्स के लिए तो 3 प्लेस आ जाएंगे। ठीक उसी तरीके से अगर हमारे पास 56 एलिमेंट होंगे तो अगर उनके एटॉमिक मास चेक करेंगे तो एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल हो पाएगा। तो एटॉमिक मास के बेसिस पे इनको सेपरेट एडजस्ट नहीं किया गया है और पोजीशंस भी क्लियर नहीं की गई है कि एटॉमिक मास क्या चीज़ है। नेक्स्ट आता है सम सिमिलर एलिमेंट आर सेपरेटेड एंड डिसिमिलर एलिमेंट आर ग्रुप टुगेदर। कहता है जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है उनको अलग रखा गया, लेकिन जिनकी प्रॉपर्टी डिसिमिलर है उनको ग्रुप के अंदर रखा गया। जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर और मरकरी है, कॉपर और मरकरी की जो प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर है बट फिर भी उनको अलग अलग जगह रखा गया है। सेम उसी तरीके से ग्रुप नंबर फर्स्ट में जो हमारे पास लिथियम सोडियम पोटेशियम है उनको एडजस्ट किया गया है कॉपर सिल्वर और गोल्ड के साथ, हालांकि इनकी प्रॉपर्टीज मैच नहीं करती है। इनको हम पीरियोडिक टेबल्स के अंदर चेक करते हैं। तो देखिए जो एलिमेंट्स सिमिलर थे, जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज शो हो रही है उनको सेपरेट रखा गया, जो डिसिमिलर शो कर रहे हैं उनको ग्रुप के अंदर रखा। जैसे फॉर एग्जांपल ये ग्रुप नंबर फर्स्ट है जिसमें हमारे पास लिथियम सोडियम और पोटेशियम है, लेकिन इनके साथ इनको एडजस्ट किया गया किसको, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया और कॉपर हो गया। हालांकि इन तीनों की प्रॉपर्टीज़ और इन तीनों की प्रॉपर्टीज़ क्वाइट डिफरेंट है, लेकिन फिर भी इनको एक ही ग्रुप के अंदर रखा गया जो इसका डिफेक्ट्स है। सेकंड हम लोगों ने बात किया है मरकरी और कॉपर के बारे में। देखो कॉपर फर्स्ट ग्रुप के अंदर आ रहा है, मरकरी सेकंड ग्रुप के अंदर आ रहा है, लेकिन दोनों एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या है, सिमिलर है, फिर भी इनको अलग अलग ग्रुप के अंदर रखा गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है पोजीशंस ऑफ द लैंथेनाइड एंड एक्टेनाइड। तो पोजीशन ऑफ लैंथेनाइड और एक्टेनाइड। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है पोजीशन ऑफ द लैंथेनॉइड और एक्टेनॉइड। लैंथेनाइड और एक्टेनॉइड में ईच लैंथेनाइड में 14 एलिमेंट है और एक्टेनाइड में भी कितने हैं, 14 एलिमेंट हैं, जो 58 से स्टार्ट होके 71 जो लैंथेनाइड्स को बताते हैं और 90 से लेके 109 तक एक्टेनाइड को बताते हैं। बट मेंडलीफ का डिफेक्ट्स ये था पीरियोडिक टेबल्स में कि वो इन सीरीज़ को अपनी पीरियोडिक टेबल्स में सेपरेट प्लेस नहीं दे पाए, इनको मिक्स कर दिया। अब इनको साथ में क्यों रखा गया, हालांकि इनकी प्रॉपर्टीज़ काफ़ी अलग है दूसरे एलिमेंट के कंपेयर में, लेकिन इस दो सीरीज़ को इसने अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर मर्ज कर दिया, एक अलग से प्लेस, एक अलग से सेपरेट इसको प्लेस नहीं दिया है। तो ये थे मेंडलीफ के डिफेक्ट्स और उसके कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस इन द पीरियोडिक टेबल्स। ओके, तो आज के वीडियो लेक्चर्स में अंदर हम लोगों ने फोकस किया है मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल्स, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड। आई होप सो आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। ओके, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में नए टॉपिक्स के साथ आएंगे। ओके, थैंक यू गाइस।